Friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 19, 2024 and the day is Thursday. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तो आपको पता ही है कि कल जम्मू कश्मीर में पहली असेंबली इलेक्शन जो 2019 के बाद हो रहे हैं उसका फेज 1 हुआ, जिसमें जो वोटर टर्नआउट यानी कि जितने वोटर का परसेंटेज होता है जो आते हैं वो 61% रहा। इससे क्या पता चलता है, अगर कोई 50% से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट है यानी कि लोगों को भी इंतजार था इस इलेक्शन का। ठीक है, तो ये पहली इलेक्शन, आपको पता ही है कि ये पहला ऐसा असेंबली इलेक्शन जो 10 साल बाद हुआ है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, जो कि आपको पता ही है, 61.11% वोटर्स आए फर्स्ट डे ऑफ पोलिंग में, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है। और ये आप इससे समझ सकते हैं कि क्या लोगों का मैंडेट है, मतलब लोग क्या चाहते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज वो है कि कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर ली है कोविंद पैनल की रिकमेंडेशन, जो किस चीज के ऊपर थी, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि स्टेट असेंबली का इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन वो दोनों अब साथ में होंगे। ठीक है, और 2 फेजेस में होंगे ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अंदर बात करेंगे कि ये हुआ क्या। कल मैंने फेडरल कट रेट पर एक आर्टिकल लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूएस के जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, तो वहां पे वो रेट कट करने वाले थे और उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होता है रेट कट, वो सब मैंने कल समझाया था। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं रिविजन के लिए। तो फेडरल रेट कट में इन्होंने हाफ पॉइंट तक कट किया। अगर हाफ पॉइंट कट किया यानी कि ये बताना चाह रहे कि इनको कॉन्फिडेंस है इन्फ्लेशन पे, इनको पता है कि जॉब मार्केट हेल्दी चल रही है, इनको ये भी पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी बेटर चल रही है, तो और बोरोइंग कॉस्ट पे भी उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उन्होंने उतना ज्यादा नहीं कट किया, हाफ पॉइंट कट किया। जबकि आपको मैंने कल बताया था गोल्डमैन सैक्स ने कुछ बोला था, उसके अलावा अलग अलग जो ग्रेट इकोनॉमिक कंपनीज होती हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने भी कुछ कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने हाफ पॉइंट ही कट किया था। यानी ये क्या बताता है, ये बताता है कि कॉन्फिडेंस है किनको, यूएस वालों को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे और अपनी जॉब मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ पे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, उसके अलावा इंडस वैली ट्रीटी, जिसको 64 साल हो चुके हैं इस पैक्ट को साइन किए हुए, इंडस वाटर ट्रीटी को, उसमें इंडिया फिर से रीनेगोशिएट करने बोल रहा है पाकिस्तान को। ये क्या है, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ हेडलाइंस थी। चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक न्यूज को। पहली न्यूज जो जैसे कि मैंने आपको कहा था फ्रंट पेज पर ही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा और 2 फेजेस में होगा। देखिए एक कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये 8 मेंबर का पैनल था जिनको बोला गया था कि ये स्टडी करे कि क्या इंडिया में एक नेशन और एक इलेक्शन पॉसिबल है। तो उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी है और इसको साथ करते हुए कैबिनेट ने बोल दिया है कि हाँ, हम एक स्टेप क्लोजर हो चुके हैं और सारे इलेक्शन। देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, इसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि क्या है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है, अगर कोई एग्जाम में साइमल्टेनियस इलेक्शंस आ जाए या वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए, वो एक ही बात है। ठीक, तो ये सेम चीज होगी। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए इन्होंने गो अहेड दे दिया था, मतलब कि हाँ हो सकता है इंडिया में। अब इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है ना, इस रिपोर्ट में क्या सजेस्ट किया इन्होंने कि लोकसभा का इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन दोनों साथ होंगे, और उसके बाद जो है 100 दिन के अंदर, ये दोनों इलेक्शंस के 100 दिन के अंदर जो लोकल बॉडी होती है, कौन सी लोकल बॉडी थी, पंचायत और आपका अर्बन बॉडीज जो होती हैं, तो उनके इलेक्शन 100 दिन बाद होंगे। यानी कि पहले लोकसभा के इलेक्शंस, उसके बाद स्टेट असेंबली का इलेक्शन, मतलब साथ में ही, बाद नहीं, साथ में। ये जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर 100 दिन बाद, आफ्टर 100, मतलब विद इन 100 डे, 100 दिन बाद नहीं, विद इन 100 दिन के अंदर अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 100 डेज क्या हो जाएगा, लोकल बॉडी का इलेक्शन हो जाएगा, लोकल बॉडी इलेक्शन। तो ये ऐसा रिकमेंडेशन उन्होंने सबमिट किया है कि ऐसा करवाओ, ये होना चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम की बात की गई। तो इस डिसीजन को कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है, और जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जिनका आप ये नाम देख सकते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है,
उन्होंने जो है उन्होंने ये चीज अनाउंस किया इस डिसीजन को कि हाँ गवर्नमेंट ऐसा करेगी, ठीक है। इस कैबिनेट डिसीजन पे ऑफ कोर्स जो ऑपोजिशन है उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या बोला है कि अगर इस तरह का साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा ना तो जो फेडरलिज्म है इंडिया का उस पे एक हानि होगी, ब्लो टू फेडरलिज्म होगा, मतलब फेडरलिज्म पे एक तरह का प्रहार होगा। अब इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेडरलिज्म क्या है। तो देखिए फेडरलिज्म का मतलब होता है, इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना फेडरल सिस्टम को, कि फेडरलिज्म इज मोड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक मोड ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक होता है, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा प्लस रीजनल गवर्नमेंट, ये साथ मिलके रहेंगे और अपना पावर शेयर करेंगे। प्लस रीजनल गवर्नमेंट होगा और ये दोनों के दोनों जो है पावर डिवाइड करेंगे, पावर डिवीजन होगा इनमें। सिंपल यही मतलब होता है। जब सेंटर और स्टेट पावर डिवाइड करते हैं आपस में तो उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। तो अब पावर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सेम भी तो होनी चाहिए, मतलब पावर इस तरह का होना चाहिए कि हाँ दोनों को इक्वल पावर मिल रहा है, या फिर किस तरह का पावर। फेडरलिज्म भी अलग अलग टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अलग अलग होते हैं। हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, वर्टिकल फेडरलिज्म, तो वो अलग अलग टाइप है। एक बार आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, पर मैंने आप लोगों को टाइप्स बता दिए हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है उसको इंडिया की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को दिखाता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्योंकि इसमें ना एक आध हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे एक मैं आपको जीएसटी काउंसिल और जीएसटी रिलेटेड बता रही हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक एग्जांपल तो मैंने ही दे दिया अपनी तरफ से, बट आगे आप बताएंगे। तो फेडरलिज्म ये हो गया ऐसा मोड ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक रीजनल पावर होता है, दोनों आपस में पावर डिवाइड करते हैं। तो अगर इस तरह का सेम इलेक्शन हो गया तो यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया, यानी कि ये सेंट्रलाइज हो गया एक तरह से, ठीक है। सेंट्रलाइज हो गया, एक ही साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रीजनल पार्टीज है, उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ऑपोजिशन थोड़ी सी इस चीज को लेकर के डरी हुई है। पर देखा जाएगा, कमिटीज बैठेंगी, अच्छे से पूरी चीजें होंगी, एक जो है वो साइमल्टेनियस कंसल्टेशंस होंगे, तभी जाकर ये साइमल्टेनियस पोल स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हड़बड़ी में किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि स्पेस प्रोग्राम बूस्ट, गवर्नमेंट ने नॉट दे दिया है वीनस मिशन को और चंद्रयान 4 को। अब यहाँ से आपके प्रीलिम्स का मतलब एकदम ताजा माल है, बहुत ही जरूरी है। मतलब साइंस एंड टेक का एक बहुत मेजर सेक्शन यहाँ से आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए हमारा जो ये स्पेस एजेंसी है ना, कौन सा हमारा स्पेस एजेंसी है, उसका नाम क्या है, इसरो। इसरो ने क्या किया है, एक विजन लेकर आए स्पेस एजेंसी का, विजन 2047। इस विजन के अंदर हम लोग एक BAS बनाएंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो हमारे अंतरिक्ष में है, वहां पे अलग अलग कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहां पे रहते हैं और मॉनिटर करते हैं कि स्पेस में क्या हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाने में मदद की, जिसमें रशिया और US का बहुत बड़ा रोल था। पर ये बात है कि ये तो देसी नहीं हुआ ना, अपना नहीं हुआ, तो हम भी अपना एक स्टेशन, स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है, अपना इंडिजिनस स्पेस स्टेशन, ठीक है, अपना स्पेस स्टेशन बना चुकी है। और इस स्पेस स्टेशन का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना का इंडिजिनस स्पेस स्टेशन है ये अपना। ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है क्योंकि इन्होंने तो बना लिया ना। अब हम अपना इंडिया का बनाएंगे जिसका नाम होगा BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और चाइना का इंडिजिनस स्पेस स्टेशन कौन सा है, तो उसका नाम है तियांगोंग, ठीक है, तियांगोंग। तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तियांगोंग। तो ये एक न्यूज हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये जो स्पेस प्रोग्राम है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि स्पेस विजन 2047। दूसरा क्या है इसके अंदर, एक तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाना है। दूसरी काम की चीज है कि हम लोग ह्यूमन बींग को लैंड कराना चाहते हैं मून पे 2040 में। ये सारे मिशन टाइम बाउंड मैनर में होने चाहिए, मतलब समय दिया जाएगा सबको। अब देखिए कैबिनेट ने क्या क्या मिशन को लॉन्च, मतलब पास गो अहेड दे दिया कि हाँ हो सकता है। पहला तो ये है कि चंद्रयान 4, चंद्रयान 4 के बाद हमारा अपना देसी मिशन है जो वीनस पे जाएगा, जिसका नाम है शुक्रयान। उसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर दी, और एक और चीज है जिसको बोल रहे हैं हम लोग NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन लॉन्च
व्हीकल। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना कि ये हम लोग का अपना रीयूजेबल रॉकेट रॉकेट होगा, रीयूजेबल। समझ रहे, एक बार रॉकेट को अंतरिक्ष में डाल देते हैं ना तो फिर वो कोई काम का नहीं होता, लेकिन अगर रीयूजेबल होगा तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा बचेगा। तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा, ये भी हम लोग बनाएंगे। ये सारी चीजों को जो है वो अप्रूवल मिल गया, ये 4 बड़े स्पेस मिशन है जिनको अप्रूवल मिल गया है। तो देखिए जो वीनस मिशन है ना, शुक्रयान जिसको कह रहे हैं, ठीक है, शुक्रयान मिशन, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 1236 करोड़ में बनेगा इसरो का, और ये मार्च 2028 के लिए, 2028 के लिए शुक्रयान है, ठीक है, शुक्रयान। और हम लोग मून पे कब भेजना चाह रहे हैं इंसान को, तो 240 में हम लोग मून पे मैन को भेजना चाहते हैं, 2028 में शुक्रयान को भेजना चाह रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतना ऐसा हड़बड़ी में नहीं हो रहा, अभी काफी टाइम है, टाइम बाउंड मैनर में है। अब देखिए शुक्रयान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहला इंडिया का ऐसा मिशन होगा जब हम वीनस पे जा रहे हैं, और दूसरा ऐसा मिशन होगा जिसमें हम किसी प्लैनेट, दूसरी प्लैनेट पे जाएंगे। इसमें हम लोग किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ऐसा मिशन है, क्योंकि पहले हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च कर चुके हैं, तो ये तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टडी क्या करेंगे, तो हम लोग वीनस में जाकर स्टडी करेंगे वीनस के सरफेस को, उसके डस्ट को, उसके क्लाउड को, उसके वोल्केनो को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके आयनोस्फीयर को, और वो सन से कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी कि पूरा का पूरा वीनस पे स्टडी हो जाएगा। चंद्रयान 4 की बात की जाए तो ये जो है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुछ सैंपल मून से अर्थ में लेके आएगा, तो ये 2014 करोड़ रुपए में जाएगा। चंद्रयान 4 जो है वो 5 अलग तरह का मॉड्यूल यूज करेगा और 2 अलग लॉन्चेस यूज करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि चंद्रयान 4 में एक नई चीज देखी जाएगी, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। डॉकिंग अनडॉकिंग का मतलब होता है जब 2 स्पेसक्राफ्ट साथ में आ जाए, ठीक है, अलाइन कर ले किसी ऑर्बिट में, मतलब एक ऑर्बिट में 2 स्पेसक्राफ्ट ला रहे, बहुत बड़ी चीज होती है, इंडिया ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, पर डॉकिंग अनडॉकिंग के थ्रू चंद्रयान 4 में हम ये करने का सोच रहे हैं। उसके बाद गगनयान मिशन के बारे में आपको तो पता ही है, गगनयान से हम लोग जो है पहला मैन्ड मिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैन को स्पेस में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो गगनयान तो ऐसे भी बहुत ज्यादा बजट में बनेगा, 20,193 करोड़। सॉरी, मैं थोड़ा हिंदी में बोलने में दिक्कत होती है मेरे को, ये शब्दों को, नंबरों को, पर हाँ मैं सीख रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी बच्चों जैसा मैं नहीं कर रही हूँगी, मैं बिल्कुल सीखूंगी। तो ये जो है वो हाँ 20,193, बिल्कुल सही बोला ना मैंने, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 20,193 करोड़ में बनेगा, ठीक है। ये जो फुल फ्लेजेड स्पेस स्टेशन है हमारा वो 2035 में बन जाएगा, लेकिन 2035 में बनने से पहले हम लोग 2028 में इसको स्पेस में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करके हम लोग देखेंगे कि हाँ ये सही से जा रहा है कि नहीं। उसके अलावा एनजीएलवी जो है उसको भी हम लोग लेके आएंगे। एनजीएलवी से हमारी ना काफी कैपेसिटी बढ़ेगी इसरो की, क्यों, क्योंकि अभी 10 टन तक हम लोग ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं अर्थ ऑर्बिट में कोई भी लॉन्च, लेकिन अब जब एनजीएलवी आ जाएगा ना तो हम लोग 30 टन तक चीजें अर्थ के ऑर्बिट में ले जा सकते, तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए, ये आपको पता है हमारी बुक है प्रीलिम्स की तरकश, जिससे आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन जो भी प्रीलिम की चीजें, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत डिटेल से दिया है, करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी है, और ये कुछ प्रैक्टिस की बुक है जिसे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेगा उतना अच्छा करेगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखिए कैबिनेट ने एक और चीज क्लियर किया, क्या क्लियर किया, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स एंड गेमिंग। तो देखिए एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, किस चीज के लिए, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, इसको बोलते हैं AVGCAR। क्या हुआ था ना 2022-23 में बजट में अनाउंसमेंट करा गया था इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, कि क्या किया जाएगा, AVGC टास्क फोर्स बनेगा। AVGC का फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स। अब ER क्या है ना, इसमें एक्सटेंडेड रियलिटी। आपको पता होगा कि आज के जमाने में कंटेंट का जमाना है, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, अलग अलग कंटेंट, मैं भी जो कर रही हूँ वो भी तो कंटेंट ही दे रही हूँ। हम जो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला की तरह एज एन एडटेक कंपनी है, हम लोग भी इंटरनेट पे कंटेंट डाल रहे हैं। तो ये जो कंटेंट है ना उसको कंज्यूम करना बढ़ गया है। तो किस तरह से इंसान कंटेंट बना रहा है, किस तरह से वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ढंग से कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें एक टास्क फोर्स बनेगी ना, तो वो देखेगा
एक अगर सेंटर फॉर एक्सीलेंस होगा तो वो देखेगा कि जो एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जो है वो किस तरह से काम कर रही है। तो ये कैसे बनेगा, तो ये मुंबई में बनेगा पहली चीज। और दूसरी चीज, एक कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8C, सेक्शन 8C के अंदर ये कंपनी स्टैब्लिश हुई। इंडिया में कोई भी कंपनी बनती है ना तो कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है, तभी उसको हम लोग एक लीगल कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 8 के अंदर ये कंपनी बन रही है। ठीक है, फिक्की जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उस वो जो है वो इंडिया के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट बनाएगा। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट में क्या हो गया, फिक्की प्लस गवर्नमेंट मिलकर के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिलकर के क्या करेंगे, ये इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, ये लोग मिलके इस प्रोजेक्ट पे पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स इन द प्रोजेक्ट। ठीक, इस प्रोजेक्ट में पार्टनर होंगे और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म आपने देख लिया, फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, और एवीजीसी क्या बोल रहे हो, एवीजीसी टास्क फोर्स बनेगा। तो ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही, टास्क फोर्स होगा, टास्क फोर्स चेक करेगा कंटेंट किस तरह से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, और ये किसको देखते हुए, किसके मद्देनजर बन रहा है, तो 2022-23 के बजट में जो बोला गया था उसके तहत बन रहा है। ठीक है, अभी जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ना, NCOE, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया को एक फ्यूचर में एक स्किल्स दिलाने के लिए, ताकि इंडिया एक ग्लोबल इंडस्ट्री की तरह शिफ्ट कर सके, ग्लोबली वर्ल्ड में एक इंडस्ट्री की तरह शिफ्ट कर सके। तो बहुत बड़ा ये गेम चेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए, एयर पोल्यूशन से बड़ा सा खतरा आ जाता है ब्रेन स्ट्रोक का, एक स्टडी ने बताया। तो ये बहुत ही मतलब एकदम खतरनाक सी चीज है और रियलिटी है। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, एयर पोल्यूशन जो है, आपको पता ही है एयर में कितना पोल्यूशन हो चुका है। दिल्ली जैसी जगह में तो मतलब दिवाली में आपको ऐसा लगता है कि आप जल के मर ही जाएंगे, आपकी जो लंग्स हैं वो तो जल ही जाएंगी। कि इंसान अगर सिगरेट पी रहा है तो मतलब तो और ही ज्यादा बेवकूफ है कि ऑलरेडी सिगरेट है ही पूरे वातावरण में। तो एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो ब्रेन स्ट्रोक्स, एक स्टडी ने क्या बोला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो लैंसेट। आपको पहले भी जब भी मैं पढ़ाती हूँ आपने देखा होगा, लैंसेट बहुत ज्यादा जो है ना वो स्टडीज रिलीज करता है हेल्थ रिलेटेड। तो लैंसेट की न्यूरोलॉजी जर्नल ने क्या फाउंड किया कि 14% डेथ और डिसेबिलिटी हेमरेज के कारण हो रही है ना। कौन सी हेमरेज, तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज के द्वारा जो हो रही है वो एयर पोल्यूशन के वजह से हो रहा है। एयर पोल्यूशन में किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन में जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, आपको पता है ना एयर में एक पोल्यूटेंट होता है जिसको पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। पर्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे होते हैं, 2.5 माइक्रोन के होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखेंगे भी नहीं, और इस वजह से ना छन के हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। हमारी बॉडी भी इसको ना निकाल नहीं पाती, नेचुरली नहीं निकाल पाती, क्योंकि इतने छोटे होते हैं। 2.5 PM बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर को। तो इस तरह के पोल्यूटेंट जब हमारी आर्टरी में जाते हैं ना, ब्लड में वेन्स और आर्टरी होती है, आपको पता है उसके थ्रू ब्लड जाता है। वेन और आर्टरी जो है वो पाइप नुमा सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो करता है। तो आर्टरी में क्या करता है, डैमेज कर देता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसके वजह से क्या होता है ना, हेमरेज में होता क्या, हेमरेज का मतलब होना खून रिसने लगना ब्रेन में। हेमरेज जब भी आए ना तो ये समझे कि खून रिसने लग गया, फट गई कुछ अतरियां और वैसे पूरा खून खून भर गया। तो हेमरेज में क्या होता है कि ब्लड वेसल फट जाते हैं और ब्लड लीक करने लगता है, और ये ब्लड सोचो आपके ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है और इंसान मर सकता है। ये बिल्कुल लीथल होता है, डेडली होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है माइक्रोन, बहुत छोटा होता है। ये इतना छोटा है ना 2.5 माइक्रोन कि हमारे जो ह्यूमन हेयर होता है ना उससे भी छोटा है, उससे भी पतला है नहीं। ठीक है, तो ये आर्टरी में चला जाता है, आपको पता है ये क्या कर देता है। तो जो SAH है, सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, ये 3 तरह के ब्रेन हेमोरेज होते हैं, उसमें से एक और तरह का हेमरेज है। देखो 2 और कौन से होते हैं, तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज और इस्चीमिक स्ट्रोक। ये देख रहे हैं आप, इस्चीमिया देख रहे हैं। इस्चीमिया में क्या होता है ना, ब्लड ब्लॉक हो जाना, वो इस्चीमिया है, और हेमरेज में फट जाना। तो इस्चीमियल स्ट्रोक तब होगा जब ब्लॉक हो जाएगा, तब स्ट्रोक हो जाएगा, और दूसरा हेमरेज वाला तब होगा जबकि ब्लड फट जाएगा। दूसरा क्या, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, और तीसरा ये सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती क्यों हैं, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इस तरह का एयर पोल्यूशन आ जाता है। ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि एयर पोल्यूशन जो है वो, पहले भी इसके बारे में कहा गया था कि हाँ एयर पोल्यूशन कुछ तो रिलेशन है, लेकिन इतना ज्यादा
जितने ज्यादा परसेंटेज 14% डेथ होना है बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है आपके लिए कि जो नंबर है ना ब्रेन स्ट्रोक के वो बढ़े हैं अभी। देखो अभी आपको पता है कि बहुत ज्यादा हीट वेव्स आई हुई थी, हीट वेव्स, प्रेशर, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है ना, 70% ज्यादा बढ़ गया 1990 से 2021 तक। इतना ज्यादा जब हीट बढ़ता है ना तो लोगों के अंदर स्ट्रोक्स का रिस्क भी बढ़ा है। कितने तक बढ़ा है? तो 70% तक बढ़ा है हिस्ट्री स्ट्रोक का जो खतरा है। ये जो एब्सोल्यूट नंबर है ना ब्रेन स्ट्रोक केसेस के, ये भी बढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो बर्डन है स्ट्रोक का, ये अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इशू आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी रीजन है जिनसे ब्रेक स्ट्रोक हो सकता है, जैसे बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। देखिए इंसान का हाइट और उसका वेट दोनों अगर साथ, हाइट के हिसाब से अगर वेट है, एक होता है बीएमआई, होता क्या है ना, हाइट के हिसाब से वेट का मेजर होता है। देखिए अब हर लड़की 50 kg की हो जरूरी नहीं है, कोई लड़की 60-65 की भी हो सकती है, लेकिन अगर वो 5 फीट 9 या 10 इंच की है तो वो 60 से 65 में बहुत ही स्किनी पतली दिखेगी। लेकिन हो सकता है कोई लड़की जो 5 फीट 2 इंच की और वो 60 किलो की हो तो वो उतनी ज्यादा मोटी दिखेगी, ठीक है। ये लड़की का एग्जाम्पल दिया, लड़कों के लिए भी हाइट वर्सेस वेट का होता है, सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो बीएमआई है वो ये मेजर करता है कि हाइट के हिसाब से इंसान की वेट क्या है। तो हाइट के हिसाब से वेट का एक चार्ट होता है बीएमआई के अंदर। अगर आप उसके अंदर एक लेवल होता है कि 25 के ऊपर अगर बीएमआई है तो ओवरवेट है, ठीक है। 30-35 के ऊपर है तो आप ओबीस है। और जितना ज्यादा बीएमआई होगा ना उतना ज्यादा ये खतरा बढ़ेगा, ब्लड शुगर होने का, डायबिटीज होने का खतरा होगा, ब्रेन स्ट्रोक्स होने का खतरा होगा। इंडिया में आपको पता है कि कौन से टॉप कंट्रीब्यूटर है हेल्थ के? तो बीपी है, ठीक है। ये किडनी डिसफंक्शन है इंडिया में, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज जैसे कि डायबिटीज, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ये सारी इंडिया में बड़े खतरनाक चीजें हैं। तो उसमें अब ये भी ऐड हो गया एयर पोल्यूशन, ठीक है। स्मोकिंग जैसा इफेक्ट दे रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। दूसरा आर्टिकल ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ये इंडिया का ऐसा पहला ऐसा ट्रीटी था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इतना पुराना ट्रीटी है, मोर देन 60 years से चलने वाला ट्रीटी है, ठीक है। तो इस ट्रीटी में इंडिया जो है अब रिव्यू और मॉडिफिकेशन चाहता है इस ट्रीटी का। तो देखिए ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में सितंबर 1960 को, सोचो 1960 में हुआ। और किसने हेल्प किया था? तो किसने करवाया था? ये साइन हुआ था कराची में, ठीक है। किन दो प्राइम मिनिस्टर ने किया था? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। इन्होंने 9 साल तक नेगोशिएशन किया, आप सोच सकते हो। और किसने हेल्प किया था नेगोशिएशन कराने में? तो वर्ल्ड बैंक। ये आ जाता है एग्जाम में कि किसने इंडस वाटर ट्रीटी में हेल्प कराई थी, तो वर्ल्ड बैंक ने। ये नेगोशिएशन 9 साल तक चली, तब जाकर के ये ट्रीटी बनी। इस ट्रीटी के हिसाब से जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर, वहां पे जो 3 ईस्टर्न रिवर है, ब्यास, रावी और सतलज, वो इंडिया एंजॉय करेगा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इसका। मतलब इसमें से कितना भी पानी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन? ईस्टर्न नदियों का। जबकि जो वेस्टर्न नदियां हैं ना, जो कि हो गई इंडस, चिनाब और झेलम, इसको यूज करेगा, इसका जो है वो पूरा का पूरा यूज पाकिस्तान के पास होगा। आर्टिकल 3 इंडस वाटर ट्रीटी का ये बोलता है। और इंडिया जो है ना ऑब्लिगेशन में है टू लेट फ्लो वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर टू पाकिस्तान। मतलब वेस्टर्न रिवर से जो पानी आता है ना पाकिस्तान को, उसका ऑब्लिगेशन के अंदर इंडिया है, ठीक है। तो अब ये ट्रीटी के वजह से इंडिया को 30% वाटर जो है इंडस वैली सिस्टम का, वो इंडिया के पास आ जाता है और पाकिस्तान के पास 70%, क्योंकि जो ब्यास, रावी और सतलज है ना, उनमें इतना पानी नहीं जितना कि इंडस, चिनाब और झेलम में है, ठीक है। तो इंडिया के पास 30% पावर है, जबकि पाकिस्तान के पास 70%। लेकिन अब इंडिया क्यों चाहता है कि रीनेगोशिएट हो? जब इतने साल सही चला तो इंडिया अब रिव्यू और मॉडिफिकेशन क्यों चाह रहा है? तो देखिए इसके ऊपर 2 इशू है। क्या है ना, इंडिया 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने वाला चाहता है। एक तो जम्मू कश्मीर में किशनगंगा के ऊपर, ठीक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चिनाब के ऊपर, कहाँ पे? तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल को एग्जाम में रतले हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पूछे कि कहाँ पे? तो चिनाब नदी के ऊपर है। पहली चीज तो चिनाब नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, और दूसरा किश्तवाड़ रीजन में। तो दोनों जम्मू कश्मीर में, एक किशनगंगा के ऊपर हो गया, एक चिनाब के ऊपर हो गया, ठीक है। अब ये ऐसी रिवर प्रोजेक्ट है ना, मतलब ये ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। अब देखिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है ना, एक होता है जब आप देखो
ये पहली चीज तो मैं आपको बता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो, पानी से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना। आपको पता ही, हमारे कल ही हमने बात किया था कॉप के अंदर, हमने बोला था हमारी नेट जीरो टारगेट है, हम नेट जीरो करना चाहते हैं। तो ये तब होगा ना जब फॉसिल फ्यूल से कम करें अपना ये। तो इलेक्ट्रिसिटी कोयले की जगह हम लोग पानी से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्लीन है। तो जो पानी से बनेगा उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोलेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए या तो आप क्या कर सकते हो, नदी का थोड़ा सा पानी ले आओ, एक डैम सा बना दो और उससे पानी को नीचे बहाओ और उसके पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। या तो नेचुरली ही पानी का जो नदी है, नदी के अंदर जो उसका नेचुरल पानी का कोर्स है, उसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट बना दो और फिर नेचुरल रिवर के पावर से आप बनाओ। तो इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। जब आप नेचुरल रिवर का जो कोर्स है, जो फ्लो है, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करते हो, वहीं पे बना देते हो। तो इसके लिए ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के लिए ये जो पानी है चिनाब का और झेलम का, ये पानी तो आपको पता है कि पाकिस्तान के पास है। अगर पाकिस्तान पानी नहीं छोड़ेगा तो हम लोग का ये जो दोनों प्रोजेक्ट है उसका नेचुरल कोर्स पे बन रहा है। तो अगर पाकिस्तान उधर से पानी नहीं छोड़ा तो हमारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा ना। इसीलिए हम चाह रहे कि रिव्यू और मॉडिफिकेशन हो, थोड़ा सा 30 और 70 का जो चेंज है उसको थोड़ा सही करो, 50-50 कर दो या 40-60 कर दो, कुछ तो करो। देखो, ये जब साइन हुआ था ना ट्रीटी, तब की बात अलग थी। 1960 में अलग सिचुएशन था। इंडिया का क्या कहना है कि अभी सिचुएशन अलग हो गया है। अभी देखा जाए तो वर्ल्ड बदला है, चीजें बदली हैं, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पानी का भी हक बनता है। ठीक है, एक बार पहले भी हम जनवरी 2023 में नोटिस भेज चुके हैं, अभी फिर हम नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं। और इस वाला का नोटिस अलग क्यों है पिछले साल के नोटिस से, क्योंकि इस बार हमने जो वर्ड यूज किया वो है रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। हम मॉडिफिकेशन भी चाह रहे हैं, सिर्फ रिव्यू नहीं चाह रहे। ठीक है, तो देखो अब ट्रीटी के अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है। ट्रीटी के अंदर एक 3 लेवल से मैकेनिज्म है इस ट्रीटी के अंदर, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो 3 लेवल से होके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पहला लेवल क्या है कि आप अपना इशू लेकर के जाओ, किसी अपना डिस्प्यूट का जो इशू है वो लेकर के आप जाओ पहले इंदस कमिश्नर के पास, जो दोनों के कंट्री के। फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठेगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, जो कि कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। ये न्यूट्रल एक्सपर्ट इसका एनालिसिस करेगा। और फिर एक होता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि कहाँ पे, हाग में है। हाग किस कंट्री में है तो आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो हाग के अंदर जो है वो वहां पे एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये चीज चाहिए। फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो बोलेगा वो वर्ल्ड को फॉलो करना पड़ेगा, वो दोनों कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों कंट्री ना बायलैटरली भी इस पे बात करना चाहती है, जिसके लिए हाग ने, पीसीए ने मना कर दिया। ठीक है, कि बायलैटरली नहीं होगा, ट्रीटी साइन हुए तो पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने 2016 में ये दोनों जब चाह रहे थे कि पैरेलल प्रोसेस से कंसल्टेशन हो, उसके लिए मना कर दिया था। ठीक, तो अब जो है ये पीसीए में जा चुका है। पहले प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, कि जो 2023 में इशू आया था, जब हमने जनवरी में भेजा था, तो क्या हुआ था कि पाकिस्तान अपना एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इंडिया को वो चीज पसंद नहीं आई थी। ठीक है, इंडिया ने रीआइट्रेट किया था कि जो ट्रीटी है उससे हम लोग कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इलीगली कॉन्स्टिट्यूट करके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इलीगली कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो हम लोग को पसंद नहीं आएगा, ऐसा इंडिया का मानना है। तो अब ये आप देख सकते हैं, इसको प्लीज पॉज करके अच्छे से पढ़ लें आप लोग। पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिनाब है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो मैंने बताया वही सारी चीजें, पर आप लोग फिर से भी देख सकते हैं, इसे पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको। एक और डैम है चिनाब के ऊपर, जिसका नाम क्या है, बगलीहर डैम। तो ये नाम याद रखना है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको इंडिया, ये पाकिस्तान, इंदस नदी है, इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इंडिया में ये तीनों, चिनाब, ब्यास और सतलज, ये इंडिया में है। और झेलम, इंदस और चिनाब, सॉरी झेलम, इंदस और चिनाब पाकिस्तान, और रावी, ब्यास और सतलज इंडिया। हाँ जी, ये इंडिया को मिला हुआ है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए। तो आपको ये दिख रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, ये पीवाईक्यू है एक्चुअली यूपीएससी की। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यूपीएससी में भी पूछ रहा है, तो अब बीपीएससी भी थोड़ा एडवांस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या पता घूम घुमा के आए या सेम ही आ जाए। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करें। एंड दैट वाज फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोग इससे पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।